हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज आपके लिए फिजिक्स का तीसरा वीडियो लेके आया है। फिजिक्स के तीसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इसके पहले हम लोग टॉपिक कवर कर चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। आज क्या देखेंगे हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को दो प्रकार से रख सकते हैं। पहला प्रकार क्या होगा कि अच्छी स्थिति में यदि वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तब के कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और दूसरा स्थिति क्या है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को निरक्षीय स्थिति में रखा है तब के कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, अच्छी स्थिति को देखने से पहले सबसे पहले यह जान लेते हैं कि अच्छी स्थिति को और क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति को हम लोग अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं। तो आज के वीडियो में केवल हम लोग कवर करेंगे अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आज हम लोग कवर करेंगे। और अगली वीडियो में, आने वाली वीडियो में, यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो कोई भी डेरिवेशन देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा चित्र के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि चित्र क्या कहना चाहता है। तो सबसे पहले यहां हम लोग देख लेते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो कि -q तथा +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है, तथा मान लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। ठीक है, मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग यह मान लेते हैं कि माना +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है तथा -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो जितना बात हमने बोला है इस चित्र के माध्यम से उतना बात आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सब लोग समझ गए होंगे और आसानी से लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं है। अगर चित्र आराम से दिमाग में आप रख लेते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ आप लोग इसका हिंदी में लिख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ थोड़ा सा संरचना और बनाते हैं। अगर O से लेके P तक की दूरी R है, ठीक है, और -q से +q के बीच की दूरी L है, लेकिन O क्या है, मध्य बिंदु है, तो O से B की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ऑब्वियसली 2l का अगर आधा करेंगे तो कितना बचेगा, L बचेगा, यानी O से लेके B तक की दूरी L हो जाएगी। और बात करें हम लोग A से लेके और O तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A से लेके O तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, L, तब जाके L और L मिलके क्या बनाएगा, 2l बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा दूरियां हम लोग। अगर B से लेके हम कहें कि P तक की दूरी कितनी होगी, कहां तक, B से लेके और P तक की दूरी, तो देखो O से लेके P तक की दूरी R है और O से लेके B तक की दूरी L है, यानी बीच वाली अगर दूरी निकालनी है तो बड़ी वाली दूरी में से छोटी वाली दूरी को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, यानी B से लेके और P तक की दूरी हो जाएगी R - L। बड़ी वाली में से क्या किया, छोटे वाली घटा दिया, तो ये बीच वाली दूरी बची R - L। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही देख लेते हैं A से लेके और P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, A से लेके P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ध्यान देना। देखो बिंदु O से P तक की दूरी R है, बिंदु O से P तक की दूरी R है, और बिंदु O से A तक की दूरी कितनी है, L है, और पूरी दूरी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, R में L को जोड़ना पड़ेगा, यानी A से लेके P तक की दूरी हो जाएगी R + L। कोई दिक्कत है, नहीं है। इसकी पुरानी वीडियो में हमने बताया था कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। कितनी होती है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 K Q/r², जब Q किसी ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक K हो। इसी के अनुसार हम लोग डेरिवेशन करेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या देखते हैं, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो इसी के अनुसार लिखेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या मान चुके हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, अर्थात E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, इसी के अनुसार। और क्यू के स्थान पे क्या है, प्लस क्यू है, क्यू ही है, तो क्यू अपान में दूरी कितनी है, अब दूरी का बात करते हैं। प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी कितनी है, r माइनस यल, तो कितना हो जाएगा r माइनस यल का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग मान चुके हैं E2 है, तो निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, E2 बराबर इसी के अकॉर्डिंग लिखते हैं 1/4πε0 के, Q इतना सेम रहेगा। अपान में दूरी की अगर बात करेंगे तो माइनस Q से P की दूरी कितनी है, R प्लस L, तो हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है R स्क्वायर है, लेकिन दूरी यहाँ पे R प्लस L है, क्या हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद हम लोग मान लेते हैं अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, यानी माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। हाँ, आप लोग देख रहे होंगे कि जब हमने प्लस क्यू लिया तब भी यहाँ पे क्यू रखा, जब माइनस क्यू लिया तब भी यहाँ पे क्यू रखा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें आवेशों के चिन्हों से मतलब नहीं है, केवल आवेशों के मान से ही मतलब है, ठीक है। तो अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। परिणामी का मतलब क्या हुआ कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, और विपरीत जब होगा तब परिणामी कैसे निकलेगा, E1 में से E2 को घटा देंगे, दिशाएं विपरीत होने के नाते। तो E बराबर क्या निकल जाएगा, E1 माइनस E2, दोनों का मान रख देते हैं, तो हो जाएगा E बराबर, E1 का मान कितना है 1/4πε0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर। ये E1 का मान है, माइनस E2 का मान कितना है, ये देखो E2 का मान रहा 1/4πε0 के Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अगर हम बात करें इस वाले में और इस वाले में, तो देखते हैं Q अपान 4πε0 के कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, Q अपान 4πε0 के यहाँ भी है और Q अपान 4πε0 के यहाँ भी है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। कितना, E बराबर हो जाएगा Q अपान 4πε0 के कॉमन निकाल लेते हैं। बचा कितना, देखो यहाँ से Q अपान 4πε0 के निकल गया, तो बचा 1/r माइनस L का होल स्क्वायर। क्या बचा, 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और बीच में चिन्ह क्या है, माइनस का है। और क्या बचेगा, Q अपान 4πε0 के यहाँ से भी निकल गया, तो बचा 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, बचा है 1/r प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा Q अपान 4πε0 के, इसका गुणा यहाँ पे करवा लेते हैं, इसका गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो हो जाएगा r प्लस L का होल स्क्वायर, माइनस इसका गुणा यहाँ पे होगा तो r माइनस L का होल स्क्वायर, बट इसका गुणा इसमें होगा तो r माइनस L का होल स्क्वायर, और इनटू में R प्लस L का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। इसका गुणा इसमें करवाया, माइनस इसका गुणा इसमें करवाया, बटे लगाया, इसका गुणा इसमें करवाया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इधर आ जाते हैं और आपको कैलकुलेशन बता देते हैं कि आगे का कैलकुलेशन कैसे करना है। चलिए यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन हो चुका है, अब इधर हम लोग कैलकुलेशन बाकी का कर लेते हैं। तो E बराबर यहाँ से निकल जाएगा, E बराबर Q अपान 4πε0 के, तो बाहर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो अप्लाई कर दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl, ठीक है। माइनस लगाएंगे, जब कभी भी माइनस लगाते तो एक ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ अप्लाई कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी l स्क्वायर और माइनस 2ab यानी माइनस 2rl हो जाएगा, ठीक है। अपान में
देखो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, क्या दोनों का होल स्क्वायर लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दो, यानी आर माइनस एल और आर प्लस यल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन ही है नॉर्मल। ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के, यहाँ से ब्रेकेट हटा देते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL बचेगा, माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस से अंदर गुणा कर देंगे, चिन्ह सब बदल जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस माइनस का प्लस 2RL अपान में एक ब्रेकेट में a माइनस बी, एक ब्रेकेट में a प्लस बी, कितना हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आर स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट जाएगा, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस का और माइनस का कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ई बराबर क्यू अपान 4πε0 के, हो जाएगा 2RL बनेगा 4RL अपान में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इस 4 को 2 इंटू 2 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं? क्यू अपान 4πε0 के, और इस 4 को लिख देंगे 2 इंटू 2 और इंटू में एल लिख देंगे, इंटू में कितना है? इंटू में एल, इंटू में कितना लिख देंगे? आर लिख देंगे, बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और देख लीजिए ई बराबर क्या लिख देते हैं? 1 अपान 4πε0 के, यहाँ से क्यों निकाल लेते हैं, कितना बचेगा? 1 अपान 4πε0 के, और देखिए 2L दिख रहा है तो 2QL लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं? 2QL हो जाएगा, और इंटू में कितना बच रहा है? 2 बच रहा है, देखो 2L क्यू के साथ मिलकर 2QL हो गया, और 2 बच रहा है, इंटू में कितना बच रहा है? R बच रहा है, अपान में कितना बच रहा है? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग कह देते हैं कि जो L है वह बहुत छोटा है R से, अर्थात L स्क्वायर जो होगा वो और छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से, तब हम लोग L स्क्वायर को छोड़ देते हैं। L स्क्वायर को छोड़ने पर L स्क्वायर को यहाँ से छोड़ देते हैं तो बचेगा E बराबर 1 अपान 4πε0 के 2QL को हम लोग P कहते हैं। 2QL क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QL या फिर Q इंटू 2L होता है। हम लोग लिख देते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L होता है, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L होता है। Q इंटू में 2L को क्या लिख सकते हैं हम लोग? P लिख देंगे, इंटू में बचेगा 2R बचेगा, 2R अपान में, देखो यहाँ से एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी R पावर 4 है ना, R पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं ई बराबर 1 अपान 4πε0 के, बचेगा 2P, देखो 2P और R अपान, इसे लिख सकते हैं R क्यूब इंटू में R पावर 4 को, एक R से एक R कट जाएगा, ई बराबर कितना आ जाएगा? 1 अपान 4πε0 के 2P अपान में R स्क्वायर। यही होता है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। क्या होता है? ई बराबर 1 अपान 4πε0 के 2P अपान R स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, देखिए हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग लाइक जरूर वीडियो को किया करिए और सब्सक्राइब किया करिए, और अपने दोस्तों से भी कहिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम क्या है? फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन बिल्कुल माइंड पे होना चाहिए, माइंड पे। अगर माइंड पे फास्ट ट्रैक रिवीजन है तो आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ये समझ लीजिए। और मेहनत करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हम आपको बिल्कुल पढ़ाते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाते रहेंगे, आप लोग निश्चित रहिएगा। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।